Very good morning, my dear students. Welcome back to your physics class. I hope you did your exams very well. And now let us continue your syllabus. We'll start with chapter number 9, Mechanical Properties of Solids. And this is a very small chapter and will be covering in this video itself. The topics have been reduced and now only 4 topics are left in your syllabus. बाकी डिलीटेड पोर्शन में आप CBSE की वेबसाइट से चेक कर सकते हो अपना रिवाइज सिलेबस. टॉपिक्स जो रह गए वो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस. अब ये 4 टॉपिक शुरू करने से पहले लेट अस सी, यहाँ पे एक टर्म है सॉलिड. सॉलिड के बारे में अभी तक हम क्या जानते हैं? यही ना कि सॉलिड बहुत क्लोजली पैक्ड, उसके एटम्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना? करेक्ट. वो चीज़ को हम डायग्राम में इस तरीके से शो कर सकते हैं. लेट अस से ये 2 एटम्स है, उसके बीच की ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. ठीक है. अब सॉलिड है. ओके, अगर आप एक बुक को, एक शेल्फ पे रखी बुक को ऊपर से एक फोर्स लगाएं तो क्या वो अपनी जगह से हल्की सी हिल जाती है? सी ऐसे हो जाती है ना? सिमिलरली एक बहुत ही छोटी सी, अगर मतलब हम फोर्स लगाते हैं, एक बिल्कुल छोटी सी मोशन होती है इसमें, बिल्कुल बुक की तरह. बुक में तो चलो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी नज़र आती है, पर इसमें डिफॉर्मिटी ज़्यादा नज़र नहीं आती क्योंकि ये सॉलिड है ना? वो क्यों नज़र आती? क्योंकि इसके बीच के इलास्टिक नेचर की वजह से. अब इलास्टिक क्या होता है? एक इलास्टिक वो होता है जिसको अगर खींचा जाए तो वो बड़ा हो जाता है एंड उसको जब छोड़ते हैं तो अपनी जगह पे वापस आ जाता है. ठीक है. जो वापस आ जाए उसे इलास्टिक बोलेंगे, जो वापस ना आए उसे बोलेंगे प्लास्टिक. सी, अब हमने 2 टर्म्स देख लिए, इलास्टिक एंड प्लास्टिक. जो अपनी जगह पे वापस ना आए उसे प्लास्टिक, जो जगह पे वापस आए उसे इलास्टिक. एंड सर्टेनली सॉलिड्स तो अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं या वो बहुत ही कम मूवमेंट दिखाते हैं, है ना? इसीलिए उनकी उसको मैंने स्प्रिंग से दिखाया, बिकॉज बीइंग इट इलास्टिक. ऑलराइट. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, फिर उनके रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे. पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन होते क्या हैं? स्ट्रेस, अच्छा, जब हम बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस पड़ रहा है तो हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब प्रेशर पड़ रहा है. स्ट्रेस भी प्रेशर टाइप है. अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स. अब यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स किस लिए अप्लाई कर रहे हैं? इसे अपनी जगह से हिलाने के लिए, शेप चेंज करने के लिए. तो मैं उसे कौन सा फोर्स बोलूँगी? डीफॉर्मिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. अब डीफॉर्मिंग मतलब अपनी जगह से शेप, डीफॉर्म, शेप चेंज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया है, और ये इक्वल होगा रीस्टोरिंग से. रीस्टोरिंग मतलब जो अपनी जगह पे आने वाला. ओके, जितना फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे डीफॉर्म करने के लिए, अगर वो इलास्टिक है अपनी जगह पे फिर से वापस आ जाएगा, मतलब रीस्टोर हो जाएगा. वो कितनी फोर्स से वापस आएगा? जितनी फोर्स हमने प्रोवाइड किया, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. तो मैं दोनों लिख सकती हूँ फॉर्मूले. तो इसका यूनिट क्या हुआ? न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल. अब स्ट्रेस 4 तरीके के होते हैं, जिसमें से ये दोनों, ओके, आई वुड से 3 तरीके के होते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब मैं लॉन्गिट्यूडिनल प्रेशर अप्लाई कर सकती हूँ, या वॉल्यूमेट्रिक, या शेयर. ठीक है. अब लॉन्गिट्यूडिनल में 2 टाइप के हैं, या तो लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे होंगे या लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे होंगे. जो हाइट वाइज होंगे, जो हाइट वाइज, जो आउटवर्ड्स होंगे या इनवर्ड्स होंगे. जो आउटवर्ड्स होंगे उन्हें बोलेंगे हम टेंसाइल, मतलब जिसे हम खींचते हैं. मतलब अगर एक वायर को मैं खींच रही हूँ उसे लंबा करने के लिए तो वो टेंसाइल है, या मैं उसे कंप्रेस करूँगी लॉन्गिट्यूडिनली तो उसे कंप्रेशन बोलेंगे. ठीक है. अब देखो, जब मैं खींचूंगी तो मेरी नई शेप क्या होगी?
ये आ जाएगी मेरी नई शेप। इसमें लेंथ के चेंज हो रहा है ना, तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूले में चेंजेस आ जाएंगे। फोर्स तो चलो वही सेम होगी, लेट अस से फोर्स इज F अपॉन एरिया, जो एरिया नया बन जाएगा वो एरिया हो जाएगा, ठीक है। और कंप्रेशन में क्या होगा, अब नई शेप विल बी दिस, ठीक है। सो जो भी एरिया में चेंजेस होंगे लेंथ के चेंजेस के हिसाब से वो हम लिखेंगे। अब वॉल्यूमेट्रिक को हम हाइड्रोलिक भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक का मतलब, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूमेट्रिकली उसे कंप्रेस करना या खींचना। इसकी सिर्फ वॉल्यूम बदलेगी पर शेप नहीं बदलेगी, नो चेंज इन शेप। ऑलराइट, इस टाइप के फोर्स अप्लाई जब करते हैं और स्ट्रेस जब होता है तो उसे बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। लास्ट आया शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हम कब बोलते हैं, जब उसमें सिर्फ एंगल का बदलाव होता है। मतलब अगर एक क्यूब हमने रखा है ऐसे, तो उसमें हमने ऊपर से एक, ये फिक्स्ड सरफेस है नीचे, ऊपर से हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, तो इसमें जो नई शेप आई, लेट अस से दिस इज द न्यू शेप, ठीक है, एंड इट चेंज्ड बाय द एंगल थीटा हियर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। अब जितने भी स्ट्रेस है उसके हिसाब से बनते हैं हमारे स्ट्रेन, उतने ही स्ट्रेन होंगे। अब स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कितना चेंज आया है, मतलब द रेशियो ऑफ चेंज, बस चेंज ऑफ लेंथ जो चेंज हुई है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो वो रेशियो है कितना चेंज आया है ये पता करने के लिए हम स्ट्रेन लिखेंगे। जितनी बार हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ज़रूर चेंज आएगा, और वो चेंज को कैलकुलेट करेंगे हम स्ट्रेन के हिसाब से, और जितने स्ट्रेस है उतने ही स्ट्रेन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्ट्रेस कौन सा था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकंड था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो यहाँ पे बना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिमिलरली थर्ड था शियर स्ट्रेस, तो यहाँ पे होगा शियरिंग स्ट्रेन। ओके, अब इसका फॉर्मूला कैसे है, रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन, अब लॉन्गिट्यूडनल था तो लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर है तो चेंज, अब देखते हैं ये वाला शेयर, मैंने क्या बताया था, एंगल होता है। अगर ये थीटा एंगल है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब टेंजेंट का एंगल है तो टेंजेंट एंगल इज टैन थीटा, और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पर ऑपोजिट जो है ये साइड, ये है जितनी साइड में चेंज हुई, दैट इज डेल्टा एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है अपॉन द लेंथ ऑफ द क्यूब, द टोटल लेंथ ऑफ द क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये देखो लेंथ अपॉन लेंथ है तो इसकी डायमेंशन मीटर अपॉन मीटर विच इज़ कैंसल्ड, सो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एंड यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके, हमने स्ट्रेस का तो डायमेंशन देखा ही नहीं। स्ट्रेस का डायमेंशन है ml-1 t-2। कैसे हुआ ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का क्या था, ml1 t-2 अपॉन मीटर स्क्वायर L2। सो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, l-1 t-2, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हुक्स लॉ। बिफोर वी कवर अप योर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, मैं पहले हुक्स लॉ बता देती हूँ आपको। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना स्ट्रेस दोगे उतना स्ट्रेन मिलेगा। ओके, इसका मतलब है किसी भी इलास्टिक चीज़ को जितना आप प्रेशर, जितना आप खींचोगे उतना उस पर चेंज आएगा। क्या ये ट्रू है? एक पॉइंट के बाद क्या वो टूट नहीं जाता है ना, एक पॉइंट के बाद क्या वो इलास्टिसिटी ख़त्म नहीं हो जाती उसमें? यस, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं हम एम्पायरिकल लॉ। एम्पायरिकल लॉ क्यों? कि ये सिर्फ कुछ कंडीशंस पे, कुछ मटेरियल्स पे ये वैलिड था, ठीक है। ये लॉ वैलिड है लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशंस पे और कुछ मटेरियल्स पे, सभी कंडीशंस पे ये वैलिड नहीं है। सभी कंडीशंस के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। चलो, मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो मैंने कांस्टेंट डाला। अब जो ये कांस्टेंट मैंने डाला है
वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि वो कितनी इलास्टिसिटी दिखा रहा है, कितना इलास्टिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेस जितना दोगे स्ट्रेन होगा, ट्रू, पर एक पॉइंट तक ही होगा, एक पॉइंट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पॉइंट के बाद इसका ग्राफ चेंज हो जाता है। अब हम इस चीज़ को डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मैंने ए को एक साइड रखा है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला ये बन गया। स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन तो यूनिटलेस है तो अपॉन ब्लैंक, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी सेम यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या हैं, ये 3 टाइप्स का है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस को हम y से डिनोट करेंगे, बल्क मॉडुलस को हम b से डिनोट करेंगे, मॉडुलस रिजिडिटी को हम g से डिनोट करेंगे। अब ये होते क्या हैं, नथिंग बट यंग्स मॉडुलस इज रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूडिनल के टाइम जो इलास्टिसिटी होती है वो है, बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक के टाइम जो इलास्टिसिटी है वो है, ये रिजिडिटी इज शेयर के टाइम। ठीक है, इज़न्ट इट ईजी, सारा का सारा चैप्टर आपका लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला क्या देखा था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सिंपल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाय एल। ये हमने फॉर्मूला कहाँ निकाला था, सी हियर, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, यूनिट्स रिमेन सेम। ओके, अगर मुझे एक वायर का यंग्स मॉडुलस निकालना है तो मैं क्या करूँगी, पहले उसी वायर को चलो हाफ में कट करके मैंने, क्योंकि मुझे सेम मटेरियल चाहिए इस वजह से मैं हाफ में कट करके सेम लोड पहले डाल दिया, पहले सेम डाला, चलो ठीक है, उसकी एक इलास्टिसिटी से वो एक पॉइंट पे आ गया। फिर मैंने यहाँ पे लोड एक्सटेंड करते करते, लेट अस से यहाँ पे 1 लोड था तो यहाँ पे मैंने 3 लोड डाले हैं, तो ये एक इलास्टिक, मतलब इसकी इलास्टिसिटी के कारण ये एक्सटेंड हुआ है, तो ये क्या है, डेल्टा एल, और उसकी ओरिजिनल लेंथ, पहले की लेंथ क्या थी, एल। ठीक है, तो मतलब मेरे पास एल और डेल्टा एल की वैल्यू आ गई है। तो जो पहली वायर है जिसमें से मैंने एक डाला था उसे मैं बोलूँगी रेफरेंस वायर, और जो सेकेंड वायर है जिसके अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसे बोलूँगी मैं एक्सपेरिमेंटल वायर। इससे अब मैं फॉर्मूला में पुट करूँगी F मल्टीप्लाई L, एरिया क्या है, एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर ऑफ द वायर, वायर का रेडियस, एंड F क्या है, द मास, द वेट जो हमने डाला है ना, वो होगा वेट, द फोर्स जो हमने अप्लाई किया इसको ये शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, ये वाला मास, इसमें से ये मास हमने माइनस करना है। ठीक है, सो नाउ दिस इस फॉर्मूला से हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मिल जाएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर। ओके, मूविंग टू बल्क मॉडुलस बी। अब मैंने बताया था फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस इज अबाउट वॉल्यूमेट्रिक, और वॉल्यूमेट्रिक को दूसरा नाम है हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। अब स्ट्रेस इज़ नथिंग बट प्रेशर, तो मैंने प्रेशर को P ही लिख दिया, चाहे हो तो F बाई A भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रेशर को P लिखा है, अपॉन स्ट्रेन। अब ये क्या है, जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ये ऑपोजिट चलेंगे, इसलिए ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया। मतलब इफ़ P इज़ पॉजिटिव V इज़ नेगेटिव, इफ़ डेल्टा V इज़ पॉजिटिव P इज़ नेगेटिव, इस वजह से इसको नेगेटिव साइन इंक्लूड कर दिया यहाँ पे हमने। ऑलराइट, और इसका रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, ये एक्स्ट्रा थिंग है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, द वर्ड इज़ कंप्रेसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपके सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं, अगेन उसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फॉर्मूला, बट दिस इज शेयर, सो इट इज शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला था F बाई A, स्ट्रेन का फॉर्मूला था डेल्टा X बाय L।
तो इससे हमें यह आंसर मिल गया। फाइन। अब इससे हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है। नाउ दिस इज़ जी एंड स्ट्रेस का फॉर्मूला लेटर से एफ बाई ए वो एज इट इज़ उसको मैंने सिग्मा एस लिख दिया अपॉन थीटा। मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रेन इज़ नथिंग बट द एंगल, सो इफ़ द एंगल इज स्मॉल वी हैव टेकन इट एज ओनली थीटा एंड नॉट टैन थीटा। तो हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला एक नया मिल गया, जी मल्टीप्लाई बाय थीटा। डोंट गो डीप इन दिस। अब एक बीच में रिलेशनशिप ऑफ बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस, तीनों में है। देखो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, इसका क्या है, 9/y इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 3/g। हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला चाहिए। ऑलराइट, और इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो g इज इक्वल्स टू y/3। ऑलराइट, सिर्फ ये याद कर लो, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। मैंने बताया था एक पॉइंट तक वो हुक्स लॉ के हिसाब से एक पॉइंट तक वो बिल्कुल रिवर्सिबल होते हैं, मतलब पूरे परफेक्टली इलास्टिक होंगे। वो है हमारा ए पॉइंट तक हमारा इलास्टिक है, विच मीन्स इस पॉइंट पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही वो ए से बी तक पहुंचते हैं, बी पे आ जाती है उसकी इलास्टिक लिमिट, मतलब इसके बाद अगर आपने खींचा तो वो ओ पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, वो एक नए पोजीशन पे आएगा, वो है O1 या O'। मतलब आपने एक रबड़ में भी देखा होगा, उसको जब खींचते रहोगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है ना, वो वापस सेम जगह पे नहीं आता, अलग जगह, मतलब थोड़ी बड़ा साइज़ हो जाता है, डिफरेंट जगह पे आता है। ठीक है, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल हियर। चलो सी पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, अब C से D पे परफेक्टली प्लास्टिक होता है, मतलब जितना खींचोगे उतना वो सिर्फ फैलेगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आप स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे पर स्ट्रेन अपने आप बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या होगा, कभी आपने देखा है वो नेक सी बन जाती है रबड़ के ऊपर बीच में से, है ना, टूटने के लिए, वो वाली चीज़ है ये। आपने स्ट्रेस बढ़ाया नहीं, मतलब आपने फोर्स दिया नहीं, पर फिर भी वहाँ पे नेक फॉर्म हो गई। अब इस पॉइंट के बाद अगर फिर से आप स्ट्रेस प्रोवाइड करते हो तो वो क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम लिमिट पे आ जाएगा, जो इसकी ये मैक्सिमम लिमिट है जिसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ होगी, जिस पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा। मतलब ये नेक इस पॉइंट के बाद टूट जाएगी। ठीक है, आई होप वी हैव गॉट दिस। A0 to A प्रोपोर्शनल परफेक्टली, A से B तक, B में आ गई उसकी इलास्टिक लिमिट, उसके बाद अगर खींचोगे तो वो नया पॉइंट पे आएगा, वो सेम पोजीशन में वापस नहीं आ सकता। C to D परफेक्टली प्लास्टिक, मतलब इसके बाद सिर्फ साइज़ बढ़ता जा रहा है, मतलब नेक फॉर्म हो गया। नेक फॉर्म होते ही अगर उसके बाद आपने अगर स्ट्रेन प्रोवाइड किया तो फिर क्या, उसकी स्ट्रेंथ की लास्ट लिमिट आएगी और वो टूट जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे या तो ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, और F इज़ द फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। Until then, take care of yourself. Thank you. This is numerical. A structural steel rod has radius. रॉड का रेडियस दे दिया 10 मिलीमीटर, लेंथ दे दी उसकी 1 मीटर, और फोर्स उसके ऊपर हमने कितना अप्लाई किया, 10,000 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन या 10, उसके बाद 100, फिर 1000, फिर न्यूटन। अब वो उसकी लेंथ के मतलब लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेच कर रहा है, तो उसका स्ट्रेस बताना है हमने। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है, एंड इलोंगेशन बतानी है, कितना इलोंग हुआ है, मतलब डेल्टा एल बताना है। ठीक है, तो पहले स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स वाज नथिंग 100 इंटू 10 टू द पावर 3 1000 न्यूटन अपॉन एरिया वाज पाई आर स्क्वायर। चलो ये स्ट्रेस तो निकल गया। अब हमें इलोंगेशन बताने के लिए हम स्ट्रेन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें स्ट्रेन की जगह यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस दिया तो y का फॉर्मूला क्या था हमारा, y वॉज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन था डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। चलो इस फॉर्मूले को मैं आपको लिख के बताती हूँ। सी
वाई का फॉर्मूला वॉज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलो डेल्टा एल अपॉन एल, तो इसका मतलब एल ऊपर जाएगा, है ना, और स्ट्रेस आपने कैलकुलेट कर लिया था उसमें, एल की वैल्यू भी दी हुई है वहाँ पे 1 मीटर, अपॉन डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल को इस तरफ ले जाएंगे और वाई को यहाँ ले आएंगे, ठीक, एंड देन यू कैन जस्ट कैलकुलेट, ये आंसर मिल गया। ओके, अब उन्होंने हमसे नेक्स्ट पूछा है स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। स्ट्रेन का फॉर्मूला था डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल जो आया उसे लिखो, अपॉन एल लिख दो, लेंथ क्या दी हुई है यहाँ पे 1 मीटर, सी, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, दिस इज ऑलवेज इन परसेंट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ, ये दोनों वायर्स को हमने दोनों का डायामीटर दे दिया है 3 मिलीमीटर। अब कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब स्ट्रेच किया द नेट इलोंगेशन वॉज 0.7, ऑब्टेन लोड। ओके, डायग्राम पहले बना लेते हैं। लेट्स से कॉपर स्टील, दोनों की लेंथ कितनी दी है, कॉपर दी है 2.2, स्टील दी है 1.6। दिस इज कॉपर 2.2 मीटर, 1.6 ऑफ स्टील, और दोनों का डायमीटर कितना है 3 mm, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर, ठीक है जी। और इनकी नेट इलोंगेशन डेल्टा एल दी है 0.7 मिलीमीटर × 10⁻³ मीटर। लेंथ टोटल कितनी हो गई 1.6 एंड दिस गोज 3.8 मीटर में दिया, हाँ मीटर। लेंथ डेल्टा एल मिल गया, रेडियस मिल गया, रेडियस यहाँ पे नहीं, डायामीटर दिया, रेडियस दिया, डायामीटर दिया है, तो रेडियस विल बी हाफ 1.5, ठीक है। अब हमें F बताना है, लोड बताना है, उस पर कितना है, निकलेगा, निकल सकता है, पर हमें यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए। डोंट वरी, यंग मॉडुलस आपको हमेशा दिया होगा। इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं क्योंकि आपकी बुक में एक टेबल में सारा यंग्स मॉडुलस लिखा हुआ है, तो हम यंग्स मॉडुलस ले लेते हैं पहले। चलो यंग्स मॉडुलस कॉपी डाउन कर लिया, 1.1 एंड 2, ये यंग्स मॉडुलस मिल गए आपको कॉपर एंड इसके स्टील के। चलो उससे हम फॉर्मूला बना लेते हैं। y ऑफ s y ऑफ s अपॉन y ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन सी दिस। ऐसे फॉर्मूले की बजाय मैंने इसको इस तरह लिख दिया, बिकॉज यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है, तो मैंने यंग्स मॉडुलस को यहाँ पे स्ट्रेस हमने बराबर दिया ना दोनों को, क्योंकि दोनों को अटैच कर दिया था, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई वाई, स्ट्रेन की वैल्यू एल सी डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई वाई डेल्टा एल अपॉन एल। चलो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये पता है लेंथ ऑफ द वायर, टोटल इलोंगेशन पता है, पर बारी बारी इलोंगेशन नहीं ना पता हमें। सब्स्टिट्यूट करते तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू एल सी अपॉन एल एस मल्टीप्लाई वाई एस अपॉन वाई सी। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज़ 2.5 समथिंग, चेक दिस। उसके बाद टोटल इलोंगेशन हमें 7 दिया हुआ है ना, 0.7 दिया था मिलीमीटर, तो हमने 7 × 10⁻⁴ लिख दिया। तो इससे हमें दोनों बारी बारी मिल सकते हैं सब्स्टिट्यूट करने से, सॉल्व करने के बाद। तो डेल्टा एल सी डेल्टा एल एस जो अलग अलग मिल गया, तो क्या हमें डब्ल्यू मिल सकता है, सी, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने से किसी भी एक वैल्यू किसी भी एक फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, चाहे इसमें पुट कर। सीईआरटी में न्यूमेरिकल टाइप्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस देम, एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम मेल अस योर प्रॉब्लम एंड मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊँगी, ठीक है बच्चे। Until then, take care of yourself. Thank you.